हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गलगंड या और अपची। इसकी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, किस प्रकार से गलगंड या अपची रोग जो है होता है, आयुर्वेद में इसका किस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो अपची या गलगंड को जो है हम थायराइड कह सकते हैं, यानी कि थायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो गले के साथ स्वेलिंग होती है, गले में जो स्वेलिंग उत्पन्न होती है, इसको हम कह सकते हैं कि ये गलगंड है। तो मैं पहले क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ कि गले में किस प्रकार से सूजन होती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये गले के चारों तरफ जो है, इसको गले के को रूट बना करके ये स्वेलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। कुछ और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखिए, यहाँ पर गले में स्वेलिंग है और ये देखिए गले में स्वेलिंग है। यहाँ पर गले के दोनों साइड मन्निया में, गले में यहाँ पर स्वेलिंग प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं बहुत बड़ी स्वेलिंग गले के अंदर दिखाई दे रही है। इस केस में भी आप देखें तो ये बहुत ही लार्ज साइज़ का जो ग्रोथ है ये प्रेजेंट है। ये और केस है, इसमें भी स्वेलिंग यहाँ प्रेजेंट है गले में। ये देखिए इस केस में भी ये पोस्ट ऑपरेटिव केस है और ये प्री ऑपरेटिव केस है जिसमें जो है स्वेलिंग प्रेजेंट है। और इसके बाद आप देख सकते हैं एनाटॉमी अगर आप समझनी है तो आप ये समझ सकते हैं कि थायराइड कार्टिलेज यहाँ प्रेजेंट होती है। इसके नीचे जो है क्रिकोथायराइड लिगामेंट और क्रिकोथायराइड मसल्स, और इसके दोनों तरफ एच शेप में ये आप देखेंगे तो एच शेप में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, जो कि जो है ट्रैकिया के दोनों लेटरल साइड में इसके लोब्स दोनों और इस्थमस इसको कनेक्ट करता है। अगर हम रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ट्रैकिया है इसके दोनों ओर इसके साइड थायराइड प्रेजेंट रहता है। ये थायराइड है, आपको क्लियर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये ट्रैकिया है और इस ट्रैकिया के चारों तरफ थायराइड ने इसे सर्कल कर रखा है और ट्रैकिया कितना वो बिल्कुल नैरो कर दिया है। ठीक है, ये एक और प्रेजेंटेशन है, ये चेस्ट तक इसकी ग्रोथ चली गई है थायराइड की। ये लंग्स दिख रहे हैं और दोनों साइड के लंग्स हैं और यहाँ थायराइड का जो है रेट्रोस्टर्नल जो है वो प्रेजेंटेशन है। यहाँ ट्रैकिया है और ये थायराइड के नोड्यूल्स बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी ये थायराइड, एक लार्ज थायराइड की स्वेलिंग है जो कि प्रेजेंट है। ट्रैकिया कोई नरोइंग हो रही है, आप देख सकते हैं। ये पूरा लार्ज साइज थायराइड की ग्रोथ है जो कि बनी हुई है। आइए गलगंड के बारे में समझते हैं। निबद्धः श्वयथुर यस्य मुष्क व लंबते गले, मतलब जो कि स्वेलिंग, ऐसी स्वेलिंग जो निबद्ध होकर के है ना, निबद्ध स्वेलिंग यानी एक स्वेलिंग पूरी डिफ्यूज नहीं है, एक उसमें जो है एक कैप्सूल के अंदर बंद है, निबद्ध है। श्वेतु मुष्कवत लंबते, टेस्टिस की तरह। अगर हम देखेंगे कि टेस्टिस की जो स्वेलिंग होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, देखिए ये टेस्टिकुलर स्वेलिंग है। जैसे टेस्टिस जो है स्क्रोटम हाइड्रोसील में इनलार्ज हो जाता है, गेट अबव द स्वेलिंग मिलती है, उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये गले के अंदर स्वेलिंग उपस्थित है। निबद्धा श्वयथु मुष्कवलंबते गले महान व यदि व ह्रस्वो, या तो बड़ी हो सकती है या फिर छोटी भी हो सकती है। गलगंडम तमादिशेत, उसको हम गलगंड कहते हैं। तो ये परिभाषा है निबद्ध श्वयथुरस्य मुष्कवलंबते गले महान व यदि व ह्रस्वो गलगंडम तमादिशेत। ठीक है, तो इससे हमें एकदम क्लियर है कि ऐसी स्वेलिंग जो कि निबद्ध रूप से होती है, मुष्कवत, मुष्क के समान, मुष्क यानी टेस्टिस के समान या स्क्रोटम के समान लटकती हुई, गले में लटकती हुई उपस्थित होती है। महान भी हो सकती है, बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है, उसको हम गलगंड कहते हैं। भोज के अनुसार महानतम शोथ अल्प वा, शोथ जो है वो महान भी हो सकता है यानी बड़ा शोथ भी हो सकता है और अल्प भी हो सकता है। हानु मन्या और गलाश्रय, हनु और मन्या और गलाश्रय के साथ में अटैच होगा। लंबतम मुष्कवद, मुष्क की तरह जो है वो लंबा लटकता हुआ, दृष्टवा गलगंडम विनिर्दिशेत। ठीक है, उसको गलगंड कहते हैं। तो ये परिभाषा इनके अनुसार है। योग रत्नाकर में
सद्यावरण चिकित्सा के प्रकरण में। कहाँ पे? योग रत्नाकर में। कौन से प्रकरण में? सद्यावरण में चिकित्सा के प्रकरण में चक्रदत्त वर्णित विपरीत मल्ल तेल के संदर्भ में गलगंड को गुरुगंड की संज्ञा दी गई है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि क्वेश्चन इस पे बहुत सारे बन सकते हैं कि योग रत्नाकर में जो है व्रण सद्यावरण चिकित्सा के प्रकरण में चक्रदत्त ने जो है विपरीत मल्ल तैल का जहाँ पे रेफरेंस दिया है वहाँ पे गलगंड को जो है गुरुगंड कहा है। तो इसका एक पर्यायवाची है गुरुगंड, तो यहाँ पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं गलगंड की संप्राप्ति। वात कफश्चैव गले प्रवृद्धौ। वात और कफ जो है वो गले में प्रवृद्ध होकर के मन्ये तु संसृत्य तथैव मेदः, मन्या का आश्रय लेकर के जो है वो स्वेलिंग उत्पन्न करते हैं और साथ में मेद भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। कुर्वन्ति गंडः क्रमशः स्वलिंगय, अपने अपने जो उनके लक्षण हैं यानी कि वात का, पित्त, वात का, कफ का और मेद का, तो उनके अनुसार जो है वो अपने अपने लक्षणों से युक्त होकर के ये जो है अपने गलगंड की समन्वितम तुम गलगंड माहू, गलगंड की संप्राप्ति होती है इस प्रकार से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ट्रैकिया के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। मैंने पहले भी स्लाइड में बता दिया। ये आप क्लियर दिख रहा है आपको, येलो जो एरो है इससे ट्रैकिया दिख रहा है। बिल्कुल ही जो है वो लेफ़्ट साइडेड डेविएटेड हो गया है और ये जो ट्रैकिया राइट साइडेड डेविएटेड हो गया है और ये लेफ़्ट साइड में आप पूरा थायराइड का नोड्यूल देख रहे हैं। अब इसके प्रकार पे आते हैं। अब वातज प्रकार का होगा तो तोदान्वितम, कैसा होगा? तोद होगा। पेन होगा कृष्ण सिरा अवनिद्धम, कृष्णो अरुणो वा। ठीक है, सिराएँ होंगी कृष्ण या और कृष्ण वर्ण की सिराएँ होंगी और कृष्ण या अरुण वर्ण का होगा उसको वो वातज होता है। वातज कैसा होता है? तोद होगी, कृष्ण शिरा होगी और कृष्ण या अरुण वर्ण का होगा। इसके बाद देखिए मेदोन्वितम चोपचिष्ट कालाद भवेत अति भावेद अति स्निग्ध तरो अरुजश्च। ठीक है, अगर जो है क्रॉनिक हो जाएगा, क्रॉनिक कंडीशन में क्या होगा? इसमें मेद के साथ मिल करके ये है ना, बाद में ये स्निग्धता आ जाती है और अरुजश्च, पेन खत्म हो जाता है। अगर क्रॉनिक हो जाएगा, जीर्ण टाइप का हो जाएगा तो उसमें पेन खत्म हो जाएगा, अरुजश्च हो जाएगा और कैसा हो जाएगा? स्निग्ध हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पाक की बात करते हैं, यानी कि इसमें पस फॉर्मेशन। पारुष्यम युक्त चिरश्च वृद्ध पाको यदृक्षा पाकमयात कदाचित। कभी कभी इसमें पाक भी हो जाता है, यानी पस फॉर्मेशन होता है तो पारुष्य युक्त हो जाता है। जब पस युक्त होता है तो उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? वैरस्यम आस्यम, मतलब विरसता आती है, मुख के अंदर विरसता आ जाती है। जंतोर भवेत तथा गल तालु गल प्रशोषः, गले तालु और गल में प्रशोष हो जाता है, ड्राइनेस उत्पन्न हो जाती है वहाँ पर। तो ये जो है क्रॉनिक केस में आप देखेंगे, क्रॉनिक केस का सिम्टम बताया कि पेन खत्म हो जाएगा, स्निग्धता आ जाएगी। ठीक है, और हम अगर देखें तो क्रॉनिक केस में पेन पहले एक्यूट केस में तोद होता है। ठीक है, उसके बाद याद रखें क्रॉनिक केस में जाने पर जब मेद का अगर उसके साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है तो स्निग्धता आ जाती है और पेन खत्म हो जाता है। लेकिन क्रॉनिक में जब पस फॉर्मेशन हो जाता है तो दो लक्षण आते हैं, वैरस्यम आस्यम और तालुगल प्रशोषा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए ये पस फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो है थायराइड एब्सेस बन रहा है यहाँ पे। अब कफ वाली बात करते हैं। कफ का क्या लक्षण होता है? स्थिर सवर्णो, कफ वाला होगा तो स्थिर होगा यानी फिक्स्ड होगा। जैसे हम और में देख रहे थे कि एकदम लटक रहा था तो वैसा लटकेगा नहीं, बिल्कुल अलग गेट अबव द स्वेलिंग नहीं होगी, स्थिर होगा। सवर्ण होगा, काला वाला नहीं होगा, काला होगा तो वो तो बात में होता है। सवर्णो अल्परुग, पेन भी बहुत कम होगा। उग्र कंडु, लेकिन इचिंग बहुत ज़्यादा होगी। शीत होगा, महान होगा, महाश्चापी कफात्मकस्तु, तो शीत होगा, महान होगा, उग्र कंडु होगी, अल्प पेन होगा, अल्प रुग होगा, सवर्णो स्किन कलर में ही होगा और स्थिर होगा। ठीक है, तो ये हमारा कफज होगा, इससे आप याद रखिए। अब क्रॉनिक स्टेज में क्या होता है? चिराभिवृद्धिम कुरुते चिराच प्रपच्यते मेद मंद रुज कदाचित।
तो क्रॉनिक केस में चिराभिवृद्धि होती है, चिराभिवृद्धि होगी, चिराच्च प्रपच्यते, मतलब बहुत दिन में पकेगा, अगर पकेगा भी तो बहुत दिन में पकेगा, और पक भी गया तो मंदरुजा, पेन भी बहुत ही कम होगा। और अगर पक जाने के बाद फिर इसका जो लक्षण है वो क्या है, मधुर मधुर माधुर्यम आस्यस्य, यानी कि मुख में मधुरता रहेगी। च तस्य जंतुर भवे तथा तालुगल प्रलेपः, वहाँ पे वैरास्यम आस्यस्यम था और यहाँ पे माधुर्यम आस्यस्यम है। ये जो सिम्टम्स दोनों का डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप देखिए, यहाँ वैरास्यम आस्य है और वहाँ पे मधुरस्य आस्य, यहाँ पे तालुगल प्रशोषा, वहाँ तालुगल प्रलेपा, प्रलेप जैसा यहाँ पे लगता है। ठीक है, अब हम मेदज में आते हैं। यहाँ पे देखिए मेदज की अगर हम बात करें तो स्निग्धो, स्निग्ध होगा, तीसरा भेद, पहला वातज हो गया, कफज हो गया, पित्तज होता ही नहीं है, और मेदज, मेदज होगा तो स्निग्ध होगा, स्निग्ध होगा, फिर मृदु होगा, पांडुर होगा, अनिष्ट गंध वाला होगा, मेदकृतो निरुग तथा अतिकंडु, नीरुग, यहाँ पे बिल्कुल ही पेन, वहाँ अल्प पेन था, यहाँ पे नीरुग, कोई पेन नहीं है, और कंडु लेकिन अत्यधिक है, अत्यधिक कंडु है, अनिष्ट गंध होगी इसकी, पांडुरता होगी, मृदु होगा और स्निग्ध होगा। प्रलंबते अलाभवद अल्पमूलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, प्रलंबते अलाभवद अल्पमूलो, इसमें देखिए मतलब लटकेगा, लटकता होगा, अल्पमूल के साथ लटकेगा, कैसा होगा, अलाबू के समान, यानी लौकी की तरह लटका होगा, यानी जिसका बेस जो है वो बहुत ही अल्प होगा। ठीक है, और देहानुरूप क्षय वृद्धि युक्त, यानी कि देह के अनुसार क्षय वृद्धि होगी, जैसे देह बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, देह घटेगा तो घट जाएगा, यानी कि अगर इंसान ओबीज होगा तो उसकी ग्रोथ जो है वो और बढ़ेगी, और ओबीज नहीं होगा, दुबला होता जाएगा तो उसकी वृद्धि ग्रोथ कम हो जाएगी। स्निग्धास्यता तस्य भवेच गलेर अनुशब्दम, ठीक है, गले के अंदर मतलब स्ट्राइडर या गले में शब्द वो उत्पन्न होगा। अभी यहाँ पर देखिए मुख के अंदर स्निग्धास्यता होगी, स्निग्धता होगी, और जैसे देखिए एक लौकी का हमने ये लगाया हुआ है पेड़, इस लौकी का पौधा, और इसका जो आप देख सकते हैं किस तरीके से लटकता रहता है लौकी, तो वैसे ही जो है ये ग्रोथ जो है वो भी लौकी की तरह लटकेगी। प्रलंबते अलाभवद अल्पमूलो, ठीक है, और देह जो अगर ज़्यादा ओबेसिटी होगी तो और स्वेलिंग बढ़ेगी, और स्वेलिंग कम होगी तो वो कम हो जाएगी। और गलेनु शब्दम, देखिए ये स्ट्राइडर कैसे उत्पन्न होगा, जब अगर ये बढ़ जाता है तो ये ट्रैकिया आप बीच में देख रहे हैं इस फिगर में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ट्रैकिया है ये बिल्कुल ही नैरो हो गया है, तो यहाँ पे जब हम जो स्पीच होगी वो बिल्कुल जो है वो डिफॉर्म्ड हो जाएगी, गलेनु शब्दम। अब आते हैं असाध्य लक्षणों में, कृच्छ, कृच्छ अकृच्छ वसंतम, ठीक है, श्वास की कृच्छता होगी, ठीक है, बिल्कुल ट्रैकिया जब नैरो हो जाता है तो वो सांस लेने में दिक्कत होगी। मृदु सर्वगात्रम, यानी जो पूरा स्वेलिंग होगी वो हर जगह सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट होगी, हार्डनेस उसमें नहीं होगी, बिल्कुल सॉफ्टनेस आ जाएगी। और संवत्सरातीत, यानी कि जो 1 साल के बाद वाला जो है वो क्रॉनिक कहा जाएगा। और आरोचकम आर्तम, यानी कि भोजन में अरुचि हुई हो जाएगी। क्षीण च वैद्यो गल गंडिनम तो भिन्न स्वरम चैव विवर्जयते, तो किसको जो है विवर्ज करने के लिए कहा गया है, चिकित्सा नहीं के लिए, स्वर भिन्न हो जाएगा, यानी होर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगा जिसमें, तो उसमें जो है ऐसे गलगंड को जो है उसकी विवर्जित कर दिया गया है, चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं वातज गलगंड का जो लक्षण होता है उसमें तोद होता है, कृष्ण सिरा अवनद्धम, और कृष्ण अरुणोवा, कृष्ण या अरुणकर वर्ण का होगा। कफज वाले में स्थिरा सवर्णो अल्परुख उग्रकंडु शीतो महांशापी चिराभिवृद्धि या चौर चिराच्य प्रपच्यते, ये इसका लक्षण है, इसको आप याद रखें। पाक प्राप्त कफज गलगंड में मंद रुजा और मधुर्यम आसस्यम तालुगल प्रलेपा, ये होगा, तो इसको याद रखें अगर, ठीक है। इसी तरह जो है मेदज गलगंड में स्निग्ध होगा, मृदु होगा, पांडुता होगी, अनिष्ट गंध होगी, निरुक होगा, अतिकंडु होगा। अलाभुवत प्रलंबते इसका सिम्टम्स होते हैं। अल्पमूल, ये याद रखें। देहानुरूप क्षय वृद्धि युक्त, ये इसमें प्राय देखने को मिलता है, इसमें स्निग्धास्यता मिलती है और गलेनु शब्दम मिलता है। तो यहाँ बहुत ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको मिलेगी क्लासिकल। कृच्छ उच्च वसंतम, असाध्य गलगंड का लक्षण है कृच्छ उच्च वसंतम,
ये असाध्य है, इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, यानी कि सांस बहुत ज़्यादा श्वसन कृच्छता होगी। मृदु सर्वगात्रम संवत्सरातीतम अरोचकार्तम, ये हमने पहले भी देख लिया। क्षीणम च वैद्यो कफज गलगंडिनम तम भिन्न स्वरम चैव विवर्जयतु। ठीक है, तो जहाँ पे जो है क्षीण स्वर हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा रोगी, भिन्न स्वर हो जाएगा, वहाँ पर जो है उसकी चिकित्सा नहीं करने के लिए कहा गया है। अगर हम इसके कंपैरेटिव जो है एक टेबल हमने बनाई है, तो आप देखिए वातज वाले में तोद होता है, ठीक है। जीर्ण वातिक में जो है पीड़ा खत्म हो जाती है, पीड़ा रहित हो जाएगा, ठीक है। और कफ वाले में बात करें तो अल्प रुख मिलता है, ठीक है। पाक प्राप्त कफज में मंद रुजा मिलती है, और मेदज वाले में नीरुख, पेन बिल्कुल नहीं होता मेदज वाले में, ठीक है। यहाँ पे अल्प रुख और मंद रुजा मिलती है कफज में, ठीक है, और इसमें मेदज वाले में वो भी नहीं मिलती। अब कंडू की अगर बात करें तो कफज वाले में उग्र कंडू मिलेगा, और मेदज वाले में अगर अति कंडू कहा गया है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज कर सकते हैं, उग्र कंडू किस में मिलता है और अति कंडू किस में मिलता है, ठीक है। अब अगर हम टेस्ट की बात करें तो वैरस्यम आस्यस्यम जो है पाक प्राप्त वातिज का लक्षण होता है, यानी कि मुख में जो है विरसता आ जाती है। अगर पाक प्राप्त कफज की बात करें तो माधुर्यम आस्यस्यम, यहाँ पे मुख में जो है मधुरता आती है। और मेदज वाले में स्निग्धास्यता, यानी कि मुख में जो है स्निग्धता आती है। तो हम इससे डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से वाले का कौन सा लक्षण है, ठीक है। जीर्ण वातिक जो है वो अपाकह है, उसमें पाक नहीं होता है, ठीक है। और कफज वाले का चिराच प्रपचित है, यानी कि बहुत चिरकाल में जो है इसमें पाक होता है। तो ये दोनों इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, कफज वाले में और जीर्ण वातिक की। इसी तरह देखिए तालुगल प्रशोषा, ये लक्षण है प्राक प्राप्त वातिक का, और पाक प्राप्त कफज का है तालुगल प्रलेपः, और गलेनु शब्दम ये मेदज का है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। फिर जीर्ण वातिक जो है वो स्निग्ध हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है। जीर्ण वातिक, वात पुरानी हो गई है और वहाँ पे स्निग्धता आ जाएगी, ठीक है, तो स्निग्धता यहाँ पे होगी। इसी तरह मेदज वाले में भी स्निग्धो है। कफज में जो है इसको शीत कहा गया है, शीतो है, तो ये ध्यान रखिए। महांश चापी, कफज वाले को महांश चापी कहा गया है, स्वेलिंग बहुत बड़ी होगी, महांश चापी। लेकिन मेदज में जो है वो अल्पमूलो कहा गया है, अल्पमूल, उसका मूल कैसा अल्प है, और लाभवत लंबते हैं। तो ये सिम्टम्स जो है वो जो सुश्रुत में बताए गए हैं, उनके हिसाब से हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब चिकित्सा की अगर बात करें तो सबसे पहले नाड़ी स्वेदन बताया गया है। वातज पत्रों के क्वाथ से अम्ल, कांजी और अष्टमूत्र, दुग्ध, तेल, मांस रस से जो है नाड़ी स्वेदन कर सकते हैं। विश्रावण कर सकते हैं, स्वेदन करने के बाद सिरावेद करना है, व्रण शोधन करना है, उपनाह बांधना है, लेप करना है, और तैलपान करना है। तो ये एक क्रम से चिकित्सा बताई गई है। इस क्रम से वातज गलगंड में चिकित्सा के लिए बताया गया है। कफज गलगंड की चिकित्सा में उपनाह द्वारा स्वेदन करें, रक्त मोक्षण करें, पिपल्यादि गण से सिद्ध तेल और पंचलवण का पान करें, ठीक है। चौथा जो इन्होंने बताया है प्रच्छर्दनम मूर्ध विरेचनम च धूमश्च विरेचनिको हितस्थो, यानी प्रच्छर्दन, छर्दन का मतलब वमन होता है, मूर्ध विरेचन है शिरो विरेचन, और विरेचनिक धूम, ये तीनों चीज़ें बताई गई हैं वह कफज गलगंड की चिकित्सा में। उसके बाद अगर कफज गलगंड में पाक हो जाता है तो पक्को व्रण के समान चिकित्सा करनी चाहिए। फिर मेदज गलगंड की चिकित्सा बताते हुए कहा गया है पहले स्नेहन करके सिरावेद करें, लेप करें, पान करें, शस्त्र से पाटन करके मेद निकालें, सीवन कर्म करें, अथवा शस्त्र से पाटन करके मेद निकालें और घृत मज्जा घृत मधु से दाह करें, ठीक है, करके उसके बाद मधु और घृत लगाएं, ठीक है। गाढ़ बंद बांधें, बंद कैसा बांधना है, गाढ़ बंद, और शोधन किससे करना है, त्रिफला क्वाथ से, ठीक है। तो ये सारे ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। गाढ़ बंद बांधना है, किस में बांधना जाता है गाढ़ बंद, मेदज गलगंड में, ठीक है। यव का भोजन करें, इसमें यव का भोजन, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं, यव का भोजन करें, किस यव का भोजन किस में बताया गया, मेदज गलगंड की चिकित्सा में, ठीक है। त्रिफला क्वाथ से शोधन किस में बताया गया है, मेदज गलगंड की चिकित्सा में बताया गया है। ये जो क्रम दिखाया हुआ है चौथे नंबर पे, शस्त्र से पाटन करके मेद निकालना, सीवन क्रम करना, इस सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ चुका है कि किस सीक्वेंस में करना है। इसी प्रकार से जो है ये वाली सीक्वेंस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से याद कर सकते हैं। फिर देखें थोड़ा योग रत्नाकर में गलगंड की चिकित्सा में थोड़ा डिफरेंस है। पलाश मूल को तंडुलोदक के साथ लेप करने के लिए कहा गया है। जलकुंभी भस्म को गोमूत्र के साथ पान करने के लिए, भैंस के मूत्र को मंडूर मिला करके
जीर्ण कर्का रूप में इस प्रकार से, ठीक है। पके हुए अलाबू फल के गूदे में जो है पानी रख करके उससे जो है उसका पान करने से कहा गया है। अमृतादि तेल का पान और तुम्बी तेल का नस्यार्थ प्रयोग करें। ये क्वेश्चन आ चुका है, अमृतादि तेल का पान और तुम्बी तेल का प्रयोग किस में करना है। और इसी प्रकार गलगंड की चिकित्सा हेतु रक्तमोक्षण और वमन का भी उल्लेख है। सिरा वेद का विस्तार से वर्णन है। और सिरा वेद की जो विधि लिखी है वो अच्छे से पढ़ लीजिए कि जीवा के नीचे मूल में पार्श्व की ओर 12 सिराएँ होती हैं। इसमें से 2 सिराएँ मोटी और बड़ी होती हैं। इन सिराओं को बड़े यंत्र से पकड़ करके और कुश पत्र से यंत्र से धीरे धीरे छेदन करना चाहिए। तो ये जो है क्वेश्चन आ चुका है कि बट कौन कौन से यंत्र इसमें यूज़ होते हैं इसके रक्तमोक्षण के लिए। और रक्तमोक्षण निकल जाने के बाद रक्त निकल जाने के बाद व्रण पर गुड़ और अदरक का सुरस लगाएं, इसका प्रयोग करें। और कटु रुक्ष पदार्थ जैसे यव, मुदक, पटोल, अनाभिसंधि भोजन इन सब का करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाव प्रकाश ने गलगंड पर प्रच्छान कर्म करके गंड गोपिलिका नामक कीट का लेप करने का निर्देश दिया है। तो गंड गोपालिका नामक कीट का है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पथ्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। त्रिकटु को छौद्र के साथ यूज़ करना है, ठीक है। और जो है यव को जो है गोमूत्र के साथ प्रयोग करना चाहिए, पीना चाहिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है। मुदक रस का प्रयोग किया गया है श्रृंगबेर और पटोल निम्ब के साथ में गलगंड रोग में। पथ्य है, ये बहुत ही स्पेसिफिक पथ्य दिया हुआ है और ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है MCQ में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम गंडमाला की बात करते हैं कि गले के पार्श्व में अगर एक होता है तो उसे गलगंड कहते हैं और बहुत सारे होते हैं तो उसे गंडमाला कहते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये साध्य होता है, लेकिन असाध्य कब होता है जब पीनस पार्श्वशूल कास ज्वर हर्दी युक्त होगा तो ये असाध्य हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है सिरा काय शिरोविरे का धूम, ठीक है। तो इसमें जो है सिरा रक्तमोक्षण, काय विरेचन और क्या कहते हैं धूम्रपान, विरेचनिक धूम्रपान, पुराणस्य घृतस्य पानम, पुराण घृत का पान, ठीक है। लंघनम प्रघर्षणम सात्य कमल ग्रहश्च, तो कमल वगैरह इसमें जो है वो बताए गए हैं चिकित्सा में। तो आप देख सकते हैं कि जो इसके पार्श्व में, गले के पार्श्व में जो है इसको गंड कहते हैं और बहुत सारे हो जाते हैं तो गंडमाला कहते हैं। जैसे देखिए ये बैगन रखे हुए हैं, आप फील करके देखिए कि इतने सारे बैगन एक साथ रखे हुए हैं तो वो कैसे लगेंगे एक जैसे पे, ठीक है। तो उसे हम गंडमाला यानी लिम्फेडिनाइटिस इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। या बहुत सारे आंवला एक साथ रखे हुए हैं गोल गोल से तो उनको जो है हम क्या बोलेंगे, गंडमाला। अभी अपची की बात करें तो हनवास्थी यानी क्लेविकल, कक्षा यानी एक्जिला, अक्षक मतलब स्कैपुला, बाहु संधि है ना, बाहु संधि यानी शोल्डर जॉइंट में, यानी मतलब ये नेक के रीजन से थोड़ा सा आप साइड में लेटरल जाएंगे तो वहाँ पर मेद के साथ जो है ग्रंथि स्थिरम वृत्तम आयतम व स्थिर वृत्त आयत के समान स्निग्ध होगी। कफश्च अल्परुजश्च, कम पेन होगा, ज़्यादा पेन नहीं होगा, और कफ के साथ में जो है वो ग्रंथि उत्पन्न होती है, उसे जो है अपची कहते हैं। तम ग्रंथि आमलकास्थि मात्रे और मत्स्यांड जाल प्रतिम होती है। तो ये ग्रंथि कैसी होती है, आमलकी के जो है बीज होते हैं उनके समान और मत्स्यांड जाल की तरह। तो आमलकी के बीज आप देखते हैं ये सीड्स हैं, ये आंवला के सीड्स हैं, देखिए कैसे होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो होंगे तो वो अपची होती है, हो सकते हैं। या अगर इस तरह की ग्रोथ होगी मछली के अंडों की जैसी, फिश एग की जैसा, तो वो भी उसे भी हम अपची कहेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अनन्य वर्णे ज रूप अपची मानम च प्रकर्षाद अपचिम वदंती, ठीक है। तो इसमें सिम्टम्स क्या मिलेगा, कंडू, अल्परुजा, प्रभिन्न स्राव निकलेंगे, है ना, स्राव निकलते रहेंगे, बनते रहेंगे। मेद कफाभ्याम खल रोग शेष दुस्तरो वर्ष गणानुबंधी, ठीक है। तो मेद और कफ के साथ जो है ये रोग बहुत ही 1 साल से पुराना होने पर दुष्चिकित्सा हो जाता है, ठीक है। तो आप देखिए इन जो शेप है, साइज़, ये आंवले के सीड और मत्स्यांड जाल के समान बताया गया है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या बताया गया है, मत्स्यांड जाल को निकाल देना, दहन करना, और अग्निकर्म कहाँ पे करना है, रिस्ट में करना है, ठीक है।
अपची जो है वो गले में होती है, लेकिन अग्निकर्म जो इसमें बताया गया है रिस्ट पे बताया गया है। 3 लाइन बनानी है, एक एक अंगुल के गैप पे 3 रेखाएँ बनानी है, ठीक है। तो बहुत ही स्पेसिफिक है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो है हमारा गलगंड और अपची समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद है आपको ये याद रहे।